हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीएस का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज जीएस का सेशन है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं हमारे साथ जुट जाएं और हमारे जो सेशन है उसे फटाफट शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुट सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या दोस्त? एंटोमोलॉजी। आप ध्यान रखिएगा, जो कीट होते हैं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एंटोमोलॉजी। आप ध्यान रखिएगा, लॉजी का मतलब में होता है किसी चीज का अध्ययन करना। जैसे कि अनिर्थोलॉजी में, तो अनिर्थोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। पवन टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्त, जो पवन टरबाइन होता है वो गतिज ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसको दोस्त? गतिज जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पवन टरबाइन क्या करता है? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसा कि डायनमो क्या करता है? तो जैसा दोस्त आप जब सभी जानते हैं, डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है दोस्त? डायनमो जो होता है वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गतिज ऊर्जा। आप ध्यान रखिएगा, पवन जो टरबाइन होता है वो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। पहले बने प्राथमिक ज्वालम तत्वों को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, जो पहले बने हैं, जो फर्स्ट बार बने हैं प्राथमिक जो जाइलम तत्व होते हैं उसे कहा जाता है प्रोटोजाइलम। क्या दोस्त? प्रोटोजाइलम। आप ध्यान रखिएगा, जो पहले बने प्राथमिक जाइलम तत्व होते हैं उसे कहते हैं प्रोटोजाइलम। बात आई दोस्त जाइलम, तो जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्त, जाइलम जो है एक जटिल ऊतक है। इस प्रकार का ऊतक है दोस्त, तो ये जो है एक जटिल ऊतक है। इसका प्रमुख जो कार्य है वो है पौधे को पानी पहुंचाना। जो पौधे की जितनी भी कोशिकाएं होती है, जो तने होते हैं, उसमें पानी को पहुंचाना, पानी का अवशोषण करवाना। तो आप ध्यान रखिएगा, जाइलम क्या करता है दोस्त? जाइलम पौधों में पानी पहुंचाने का काम करता है। साथ ही जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम वो क्या करता है? वे पौधों को भोजन एवं खनिज पहुंचाने का काम करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जाइलम प्रमुख रूप से पानी का अवशोषण का काम करता है पौधों में। तो पहले बने प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है? वो है प्रोटोजाइलम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रोटोजाइलम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। पवन का वेग मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, पवन जो हवा होती है उसकी वेग मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एनीमोमीटर। क्या दोस्त? एनीमोमीटर। आप ध्यान रखिएगा, जो पवन का वेग होता है उससे मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एनीमोमीटर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एनीमोमीटर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। इंटरफेरॉन का उपयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो दोस्त, इंटरफेरॉन जो प्रक्रिया होती है इसका उपयोग जिस बीमारी के नियंत्रण में हम करते हैं वो है कैंसर। आप ध्यान रखिएगा, जो कैंसर होता है उसके नियंत्रण के लिए, उसके निदान के लिए हम इंटरफेरॉन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैंसर। आप ध्यान रखिएगा, इंटरफेरॉन का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो वह है कैंसर। कैंसर बहुत सारे होते हैं दोस्त, त्वचा कैंसर, ब्लड कैंसर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये किसके कारण होता है? तो कैंसर जो होती है ये होता है विषाणु के कारण। किसके कारण दोस्त? विषाणु के कारण। हाँ, तो दोस्त मैं बता रहा था कि जो इंटरफेरॉन होता है उसका उपयोग होता है कैंसर के लिए। और कैंसर किससे होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। यदि आपसे पूछे कैंसर किसका वाहक है, तो कैंसर है विषाणु का वाहक। आप ध्यान रखिएगा, वायरस के कारण ही कैंसर होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। एक्टिनाइड किस परमाणु संख्या वाले तत्व हैं? तो दोस्त, जो एक्टिनाइड होते हैं वो 89 से 103 जो तत्व होते हैं उसे हम एक्टिनाइड
श्रेणी में रखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा एक्टिनाइड किस परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, तो है वो 89 से 103। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है 89 से 103। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। किस तत्व को पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। तो दोस्त जिस तत्व को पहली बार आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया वो था टेक्टेनियम। किस प्रकार का दोस्त, टेक्टेनियम जो है पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पादित होने वाला तत्व है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, टेक्टेनियम। आप ध्यान रखिएगा जो टेक्टेनियम तत्व है ये पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। बाकी वह जितने भी जो अधिक से अधिक तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से उत्पादित हैं, परंतु टेक्टेनियम पहला तत्व है जो कृत्रिम रूप से मैन मेड रूप से तैयार किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, टेक्टेनियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किसी तत्व की समस्थानिक में क्या होते हैं। तो दोस्त किसी भी तत्व की जो समस्थानिक होते हैं जिसे बोलते हैं आइसोटोप्स, उसमें क्या होता है दोस्त, तो आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न होती है, परंतु जो प्रोटॉन होती है उसकी संख्या समान होती है। अब ध्यान रखिएगा किसी भी तत्व की समस्थानिक जिसे हम आइसोटोप में क्या होता है, तो आइसोटोप में ये होता है कि न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, परंतु जो प्रोटॉन होती है वो उसकी संख्या समान होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। आप ध्यान रखिएगा आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में जो होता है वो क्या होता है, परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है समान, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या होती है भिन्न भिन्न। उसी तरह आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है दोस्त, आइसो जो बार है उसमें क्या होता है, उसमें इसका उल्टा हो जाता है, इसे हम संभारिक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होती है, परंतु जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो आप ध्यान रखिएगा किसी तत्व की समस्थानिक क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। किस तरंग में माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबित दिशा में कंपन करते हैं। तो दोस्त जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें क्या होता है, माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा में लंबित दिशा में कंपन करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त कौन से तरंग में, जो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं उसमें माध्यम के कण जो मीडियम कण होते हैं वो तरंग प्रसार की दिशा में लंबित दिशा में कंपन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अनुप्रस्थ तरंग। तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। आप ध्यान रखिएगा जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग है, तो यह है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किस अंग का उदाहरण है। तो दोस्त जो चमगादड़ के पंख होते हैं और पक्षी के पंख ये किस प्रकार का उदाहरण दोस्त, तो यह है एनालोगस अंग का उदाहरण। किस प्रकार का दोस्त, एनालोगस। आप ध्यान रखिएगा जो चमगादड़ होते हैं और जो पक्षी इसके पंख किस प्रकार के अंग है, तो दोस्त इसका जो पंख है वो किस प्रकार का अंग है, तो वो है एनालोगस। आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है दोस्त, एनालोगस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। यदि किसी परमाणु संख्या 10 हो और द्रव्यमान संख्या 23 हो तो परमाणु क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो दोस्त यदि किसी परमाणु की संख्या 10 और द्रव्यमान की संख्या 23 हो तो परमाणु क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 10 और 23। कितना दोस्त, 10 और 23। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो परमाणु जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर क्या बनाता है, द्रव्यमान बनाता है। तो आप ध्यान रखिएगा जो परमाणु नाभिक होते हैं तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो जब द्रव्यमान 23 हो तो जिसमें परमाणु की संख्या बता दिया कि 10 हो, तो पूछा है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं परमाणु द्रव्यमान के बराबर क्या होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या क्या दर्शाता है, परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा जो परमाणु की संख्या होती है वो हमेशा प्रोटॉन को दर्शाता है। तो परमाणु संख्या कितना है, 10। तो ये जो शेष बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है 13। वो हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है क्या होता है, m +
एन। अब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, कुल दिया हुआ ये 23 दिया हुआ है, जिसमें आपका प्रोटॉन ये आपका दे दिया है एम। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर आपका होगा 13। तब आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी परमाणु की संख्या 10 हो तो द्रव्यमान संख्या 23 हो तो परमाणु क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्त, वो होगी 10 और 13। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 10 और 13। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है। तो दोस्त हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान जो ग्रह है वो है शुक्र। आप ध्यान रखिएगा, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पृथ्वी के जितना द्रव्यमान है, आकार है एवं घनत्व उसके ही समान है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, शुक्र। साथ ही दोस्त शुक्र को क्या कहा जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ ही पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही शुक्र एक ऐसी ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा और अपना चक्कर लगाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी ग्रह है वो अपने अक्ष पर जो घूमता है किस दिशा में घूमता है, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। परंतु शुक्र और जो वरुण है वो दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है, तो वह है शुक्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है। तो दोस्त विद्युत जो बल्ब होते हैं उसमें निम्न दाब पर जो लो टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है, क्योंकि तंतु का वाष्पन ना हो, तंतु का जो वाष्प हो वो क्या ना हो, जो फिलामेंट होते हैं हमारे बल्ब में वो पूरी तरह से वाष्पित ना हो। तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है, क्योंकि तंतु का वाष्पन ना हो। अब बात आई तंतु, तो तंतु जो फिलामेंट होता है वो किस धातु की बनी होती है, तो वो दो होती है दोस्त टंगस्टन। किसका दोस्त, टंगस्टन। तो आप ध्यान रखिएगा, जो बल्ब का तंतु जो होता है फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो होता है टंगस्टन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, क्योंकि तंतु का वाष्पन ना हो। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। भारी मशीनों में संरेखक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्त जो भारी मशीन होते हैं उसमें संरेखक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है ग्रेफाइट। किसका दोस्त, ग्रेफाइट। आप ध्यान रखिएगा, भारी जो मशीन होते हैं संरेखक के रूप में, इसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं, किसका प्रयोग होता है दोस्त, वह है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ग्रेफाइट। साथ ही दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन के अपरूप हैं। क्या है दोस्त, कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो उसी में से ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अपरूप है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ग्रेफाइट। साथ ही दोस्त ये ऐसे तत्व हैं जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। आप ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में है उसका नाम क्या है। तो दोस्त जो ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में है उसका नाम है अर्सा माइनर। क्या है दोस्त, अर्सा माइनर। आप ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव तारा होते हैं वो किस मंडल में अवस्थित है, तो दोस्त वो ध्यान रखिएगा आप, अर्सा माइनर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अर्सा माइनर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। हमारा सूर्य कैसा तारा है। तो दोस्त जो सूर्य है वो क्या है, एक तारा है। आप ध्यान रखिएगा, जो सूर्य है वो क्या है, एक तारा है। तो एक उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो दोस्त एक मध्यम आकारी तारा है। किस प्रकार का तारा है दोस्त, एक मध्यम आकारी तारा है। आप ध्यान रखिएगा, सूर्य अगर पूछ दे कि सूर्य क्या है, ऑप्शन में दे दे, ग्रह भी दे दे, तारा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रह में टिक नहीं मारेगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज वाला सवाल है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो सूर्य क्या है वो एक तारा है। तो दोस्त हमारा सूर्य कैसा तारा है, तो वो है एक मध्यम आकारी तारा। इसका आंसर क्या है दोस्त, एक मध्यम आकारी तारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्त जो समुद्र होते हैं उसमें अगर कोई वस्तु लुप्त हो जाए या डूब जाए तो उसे पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग
करते हैं। किसका दोस्त? सोनार का। आप ध्यान रखिएगा, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनार। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाई जाती है? तो दोस्त जो रेल पटरियां होती है उसके नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे जो लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है गाड़ी के कारण उत्पन्न दाव को घटा सके। जो गाड़ी, रेलगाड़ी जो होती है, ट्रेन, उसके कारण जो उत्पन्न दाव, उसको क्या करे? जो दाव है, जो प्रेशर, उसे क्या करे? कम करने के लिए हम रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे लगाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाई जाती है? तो रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाव को कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाव को कम करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो दोस्त जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसमें विद्युत का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? वो है सौर सेल। आप ध्यान रखिएगा, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें विद्युत का प्रमुख साधन क्या है? तो वो है सौर सेल। सौर सेल के माध्यम से ही उसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है दोस्त? तो वह है सौर सेल। यानी सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उससे ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सौर सेल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? तो दोस्त जिस मंदाकिनी में, मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी भी कहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है उस मंडल, तो उसका नाम क्या है? तो दोस्त वो है आकाश गंगा। आप ध्यान रखिएगा, जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है वो कौन सा है दोस्त? उसका नाम क्या है? वो है आकाश गंगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आकाश गंगा। आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त जो कार का हेडलैम्प होते हैं, जो कार होते हैं उसके हेडलैम्प में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है दोस्त? वो होता है अवतल दर्पण। आप ध्यान रखिएगा, कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण होता है? तो वो है अवतल दर्पण। अब बात की जाए जो हमारा साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि कार के जो हेडलैम्प होते हैं उसमें कौन सा दर्पण है, तो वो है अवतल दर्पण। परंतु आपसे पूछे साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वो है उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्त जैसा कि पिछले प्रश्न में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये किस धातु का बना होता है दोस्त? ये होता है टंगस्टन का। किसका दोस्त? टंगस्टन का। आप ध्यान रखिएगा, जो विद्युत बल्ब होते हैं इसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह है टंगस्टन। टंगस्टन को दोस्त एस से सूचित करते हैं। किससे दोस्त? एस से। तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टंगस्टन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो दोस्त जो पृथ्वी होते हैं उसकी आयु का यदि हम आकलन करना हो तो किस विधि के माध्यम से कर सकते हैं? तो वह है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का आयु, यदि पृथ्वी का एज के बारे में हमको पता करना है तो किस विधि के माध्यम से हम कर सकते हैं? तो वह है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। साथ ही तो जो जीवाश्म होते हैं उसके बारे में यदि हमको अध्ययन करना हो तो किस विधि का उपयोग करेंगे? वो है कार्बन डेटिंग। किससे दोस्त? कार्बन डेटिंग के माध्यम से। आप ध्यान रखिएगा, यदि पृथ्वी का आयु का आकलन करना हो तो यह है यूरेनियम डेटिंग। परंतु यदि आप चट्टान, जीवाश्म इत्यादि का यदि आप आकलन करना चाहते हैं आयु का, तो वो किस विधि से होगा? वो होगा कार्बन डेटिंग से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? यूरेनियम डेटिंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्त जैसा कि बता चुके हैं कि जो पृथ्वी का आयु का आकलन होता है वो होता है यूरेनियम डेटिंग विधि से, और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण जो होता है वो होता है रेडियो डेटिंग पद्धति से। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि से जो बोल सकते हैं आप। तो जीवाश्मों की आयु, जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु का निर्धारण हम किस विधि द्वारा करते हैं? तो वह है रेडियो कार्बन काल
निर्धारण विधि द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रेडियो डेटिंग पद्धति बोल सकते हैं या रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि, कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। इसमें कौन सा कार्बन के जो अप्रूप होते हैं दोस्त, वो होता है कार्बन 14, कार्बन 12 इत्यादि का प्रयोग आप जीवाश्मीय आयु के निर्धारण में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्त सूर्य के अलावा, जो सूर्य को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारा हैं, उसे यदि प्रकाश की पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है दोस्त? वो है 4.2 वर्ष। कितना दोस्त? 4.2 वर्ष। आप ध्यान रखिएगा, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वह है 4.2 वर्ष। कितना है दोस्त? 4.2 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? 4.2 वर्ष। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। अल्कोहल कितना तापमान पर जमता है? तो दोस्त जो अल्कोहल होता है, जिस तापमान पर वो जमता है वो कितना होता है दोस्त? वो होता है -115 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान रखिएगा, अल्कोहल जो अल्कोहल होता है वो कितना तापमान पर जमता है? तो ये होता है दोस्त -115 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो दोस्त जो ठोस होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ठोस वस्तु हो, यदि उसमें संचरण, जो ऊष्मा संचरण की विधि होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है चालन विधि। आप ध्यान रखिएगा, ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण की विधि किस प्रकार की विधि है? तो वो है चालन विधि। तो ठोस माध्यम में चालन विधि। परंतु आपसे पूछे कि जो गैस में, यदि गैस वाला कोई हो, गैस चीज़ें हो, गैस वाली चीज़ें, तो उसमें किस प्रकार की विधि होगी? तो वो होगी संवहन विधि। जैसा हवा में ऊष्मा संचरण की विधि किस प्रकार की है? तो वो है संवहन विधि। बात किया द्रव, तो द्रव में क्या होता है? द्रव में भी होती है संवहन विधि। तो आप ध्यान रखिएगा, ठोस वाली में चालन विधि, परंतु यदि आपसे गैस वाली और द्रव वाली पूछे, उसमें ऊष्मा संचरण की विधि किस प्रकार की होती है? तो वो होती है संवहन विधि। तो ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण की विधि किस प्रकार की होती है दोस्त? वो होती है चालन विधि। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चालन विधि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्त अभी के जैसे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रश्न में कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये होता है संवहन विधि द्वारा। किसको द्वारा दोस्त? संवहन विधि। जैसा कि बता चुके हैं कि ठोस यदि वस्तु हो तो उसमें होता है चालन विधि, परंतु द्रव और जो गैस वाली चीज़ें हैं उसमें होती है संवहन विधि द्वारा। तो वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वह है संवहन विधि के द्वारा। इसका आंसर क्या है दोस्त? संवहन विधि के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। तृतीय श्रेणी का उत्तोलन कौन कौन सा है? तो दोस्त जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलन होता है वो होता है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। ये सब जितने भी है ये क्या है? ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलन होता है वो कौन कौन सा है दोस्त? वह है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। जितने भी पकड़ने वाले चीज़ें हैं, जिसे हम अपने हाथों के द्वारा किसी चीज़ को, जो भी वस्तु के द्वारा पकड़ के किसी वस्तु, यदि हम किसी वस्तु को पकड़ कर उठाएं तो उसे तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलन कौन कौन सा है? वह है चिमटा, किसान का हल और मनुष्य का हाथ। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? चिमटा, किसान का हल और मनुष्य का हाथ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्त जो खाद्य ऊर्जा होती है इसे कैलोरी में मापा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो यह है कैलोरी। जितने भी आप भोजन जो करते हैं या खाने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, यदि उसकी माप की जाए तो उसे हम किस विधि द्वारा या किस रूप में मापते हैं या किस इकाई में? तो वह है कैलोरी। तो आप ध्यान रखिएगा, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो दोस्त यह है कैलोरी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैलोरी। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जैसा कि आप देखे होंगे। साथ ही दोस्त
यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए फ्रेंड हैं, जो हमारे साथ नए फ्रेंड जुड़े हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उसे शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त। साथ ही जिस प्रकार की हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है, उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन में करंट अफेयर का हर एग्जाम के लिए ट्रेंड बन चुका है। हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछना अनिवार्य हो गया है। यदि आप करंट अफेयर से अगर परिचित नहीं है, यदि प्रतिदिन आप करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं, तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन में। तो कृपया आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़ें, क्योंकि करंट अफेयर आपकी मानसिकता को चेंज करती है। वो आपको नए नए चीज़ों से अपडेट कराती रहती है। तो कृपया करंट अफेयर के सेशन को अवश्य देखें। जितने भी प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स का, जो हमारे टीम डालता है, वो क्या होता है, काफ़ी एनालिसिस तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें जितने प्रश्न होते हैं वो एग्जाम और व्यू के डिकोडिंग डाला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो कृपया हमारे जो सेशन है करंट अफेयर उसे भी देखें, और जो हमारा प्रतिदिन शाम में जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस के साथ, इसके साथ भी जुड़ें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जामों के लिए। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।